हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टी एन टॉक्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जो सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी हाइप क्रिएट कर रहा है और लोग लिटरली डिवाइडेड हो गए हैं। रिसेंटली आलिया भट्ट को ना लिवाइस ब्रांड का एक नया फेस अनाउंस किया गया है। यस, यू हर्ड इट राइट। अब आलिया ऑफिशियली लिवाइस ब्रांड की ना ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं और इसी अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने ना लिवाइस के साथ एक फ़ोटो शूट किया और ब्रांड ने ना अपने ऑफिशियल मीडिया पेजेस पर उनके कैंपेन फ़ोटोज़ अपलोड किए और यहीं से ना स्टार्ट हो गया पूरा ड्रामा। जैसे ही पोस्ट लाइव हुई, लोग कमेंट सेक्शन में लिटरली फ्लड कर गए और अगर आप उन कमेंट्स को पढ़ो तो आपको ना क्लियरली फील होगा कि ऑडियंस ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और हर दूसरा कमेंट ना आलिया को ना ट्रोल कर रहा है। लोग लिख रहे हैं कि आलिया को हमेशा वही चीज़ें क्यों चाहिए जो दीपिका के पास होती है, और कुछ लोग इतना तक बोल रहे हैं कि आलिया सिर्फ दीपिका के लेफ्ट ओवर को ही चेज़ करती है। तो ना बेसिकली लोगों का कहना ये है कि आलिया हर चीज़ में दीपिका की कॉपी कर रही है, चाहे वो स्टाइल हो, ब्रांड एंडोर्समेंट हो या फिर करियर मूव। अब ये कंपैरिजन आया क्यों, इसको समझना ज़रूरी है। देखो, जब भी ऐसी कोई ब्रांड किसी सेलिब्रिटी को साइन करता है तो उसके पीछे ना एक पूरा प्रोसेस होता है। हर ब्रांड के कॉन्ट्रैक्ट्स एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही होते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 4 साल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं तो ब्रांड के पास ना ऑप्शंस होता है कि वो सेम सेलिब्रिटी के साथ डील करना चाहे तो कर सकते हैं, या रिन्यू करना चाहें, या उनको लगता है वो किसी नए फेस को साइन करना चाहें तो वो भी उसको अप्रोच करते हैं। ये डिसीजन ना बिल्कुल रैंडम नहीं होता है। ब्रांड्स अपनी अपनी जो मार्केटिंग टीम्स होती हैं, टर्म्स के थ्रू काफ़ी फैक्टर्स को ना एनालाइज करते हैं, जैसे कि कौन सा सेलिब्रिटी करंटली ज़्यादा पॉपुलर है, कौन से सेलिब्रिटी ऑडियंस के साथ उनकी रिलेटेबिलिटी का क्या लेवल है, उनकी रीसेंट मूवीज़ का क्या परफॉर्मेंस रहा है और उनके फैन बेस का क्या रीच है। और इन सब चीज़ों को ना इवैल्यूएशन करने के बाद ही डिसाइड होता है कि कौन सा ब्रांड उनके लिए बेस्ट फिट होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट ला सकता है। तो ऑलमोस्ट प्रोबेबली लिवाइस की टीम को ना ये सब फैक्टर्स कंसीडर उन्होंने किया होगा और उन्हें लगा होगा कि अभी ना आलिया भट्ट के साथ कोलैब करना उनके लिए ना सही चॉइस होगी। हो सकता है उन्हें लगा हो कि आलिया फ्रेश एनर्जी ला सकती है और उनकी जो ऑडियंस बेस है उनको एक्सपेंड कर सकती है। बट पब्लिक ने ना इसको एक सिंपल बिजनेस डिसीजन की तरह नहीं देखा। ऑडियंस ने ना इसे डायरेक्टली नेगेटिव एंगल्स में ले लिया और उन्होंने ना आलिया पर ना ब्लेम डालना शुरू कर दिया बाय सेइंग कि दीपिका से ये डील स्नैच की गई है। उनके लिए एक हेल्दी प्रोफेशनल ट्रांजिशन नहीं था, बल्कि एक और एग्जाम्पल था कि कैसे आलिया हमेशा दीपिका के फुट स्टेप्स को फॉलो करती है। जो ये कमेंट्स थे ना वो सिर्फ ब्रांड डील्स तक लिमिटेड नहीं थे। नेटिजन्स ने ना आलिया की मूवी चॉइसेस पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली उनके जो संजय लीला बंसाली के साथ काम करने को लेकर लोग कह रहे थे कि आलिया बस दीपिका के करियर पाथ को भी कॉपी कर रही है, क्योंकि जैसे दीपिका के करियर के मेजर टर्निंग पॉइंट आया था विद वर्किंग संजय लीला बंसाली और उनके साथ जो उनकी कोलैबोरेशन हुई थी, वैसे ही आलिया को भी वही मैजिक रिपीट करना चाहती हैं। चलो थोड़ा ना फ्लैशबैक में चलते हैं। जब दीपिका ने ना संजय लीला बंसाली के साथ मूवी साइन की थी, जैसे कि रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत, उस टाइम ना वो इंडस्ट्री में एक एवरेज पोजीशन पर थी। उसकी मूवी चल भी रही थी और कुछ फ्लॉप्स भी हो रही थी, लेकिन संजय लीला बंसाली के साथ काम करने के बाद दीपिका का करियर ग्राफ लिटरली ऊपर शूट कर गया। और सिर्फ दीपिका का ही नहीं, रणवीर सिंह का भी ग्राफ संजय लीला बंसाली मूवीज़ के बाद टॉप पर चला गया। आज दीपिका बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में काउंट होती हैं। संजय लीला बंसाली के प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि आलिया भी एग्जैक्टली वही फॉर्मूला फॉलो करना चाहती हैं। उसको भी अपना करियर ग्राफ इसी तरीके से पीक पर लेकर जाना है ना। ये बात सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है। एक टाइम पर संजय लीला बंसाली और आलिया के बीच ना एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज होने वाला था। दोनों के बीच ना डिस्कशंस भी हुए थे और आलिया इस मूवी को ना साइन करने के लिए काफ़ी एक्सट्रीमली एक्साइटेड थी, लेकिन ना कुछ रीजंस की वजह से वो प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो पाया और कैंसिल हो गया। जब आलिया को पता चला कि वो मूवी अब नहीं बन पाएगी तो वो इतनी अपसेट हो गई कि उन्होंने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया और कॉन्टिन्यूसली शी स्टार्टेड क्राइंग। जब संजय लीला बंसाली को ये बात पता चली कि आलिया इतनी इमोशनली डिस्टर्ब हो गई हैं और वो किसी से बात भी नहीं कर रही हैं, तो उनका ना दिल पिघल गया। यहाँ पर ना लोगों का कहना है कि आलिया ने ना इंटेंशनली अपनी इमोशंस को यूज़ करके इस तरह के प्रोजेक्ट्स किया ताकि संजय लीला बंसाली उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करे, और शायद वही हुआ। उसके बाद संजय लीला बंसाली ने ना आलिया को साइन किया गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। जब गंगूबाई रिलीज हुई तो आलिया की परफॉर्मेंस को ना काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। उसने अनडाउटेडली ब्रिलियंट एक्टिंग की, लेकिन ऑडियंस का एक ऐसा सेक्शन आज भी ये मानता है कि वो रोल किसी और एक्ट्रेसेस के लिए बेटर फिट होता। यहाँ पर डिस्कशन सिर्फ एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं था। बहुत लोगों का मानना था कि आलिया ने ना अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को सिक्योर किया है। और संजय लीला बंसाली पर भी इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट हुआ, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर इन बॉलीवुड और उनकी मूवीज़ हमेशा ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हैं। लोगों के लिए एक क्लियर एग्जाम्पल था कि कैसे आलिया ने अपनी पोजीशन और नेटवर्किंग का भी यूज़ करके एक बिग बजट फिल्म सिक्योर की। इस इंसिडेंट के बाद आलिया का करियर डिसीजंस और भी क्लोजली स्क्रूटनाइज किए जाने लगे। नेटिजन्स ने ना हर स्टेप्स पर उनको दीपिका के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, चाहे वो मूवीज़ हो, ब्रांड डील्स हो या कोलैबोरेशंस। लोग हमेशा यही बोलते हैं कि आलिया दीपिका के पाथ को रिप्लेस कर रही हैं। ये ट्रोलिंग अब इतनी एक्सट्रीम हो गई है कि कोई भी न्यू अनाउंसमेंट होती है तो कमेंट सेक्शन में लोग दीपिका का नाम ज़रूर बोलते हैं। तो ना बात करते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल इंसिडेंट की जो आलिया के करियर के साथ क्लोजली लिंक्ड है, और ये इंसिडेंट उनके इमेज को और भी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाता है। ये बात है मूवी डियर जिंदगी की। जब ये मूवी इनिशियली प्लान हो रही थी तो उस टाइम पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गौरी शिंदे
के माइंड में ना एक फीमेल लीड के लिए कटरीना कैफ का नाम था। गौरी ने अपने विजन्स के हिसाब से ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि कटरीना इस फिल्म के लिए परफेक्ट होंगी और उन्होंने कटरीना के नाम पर काफ़ी प्लानिंग शुरू भी कर दी थी। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है धर्मा प्रोडक्शंस की, जिसका कंट्रोल करण जौहर के हाथ में है। धर्मा ने समहाउ गौरी को ना कन्विंस किया कि कटरीना कैफ को प्रोजेक्ट से रिमूव करा दिया जाए और उसकी जगह पर आलिया भट्ट को कास्ट किया जाए। ये सडन चेंज सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। ऐसा लगता है कि जैसे ना आलिया को ऑलरेडी इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया था और उन्होंने ना करण जौहर से डायरेक्टली बात करके अपने लिए रोल को सिक्योर कर लिया। अगर आप सोचो, डियर जिंदगी की स्क्रिप्ट काफ़ी यूनिक था और वो मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर बेस्ड था, तो ये एक ऐसी कहानी थी जिस पे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते थे। तो नेचुरली कोई भी एक्ट्रेस ऐसी मूवी का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्म्स क्रिटिकली एक्लेम्ड होती हैं और करियर ग्राफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। और यही एग्जैक्टली आलिया ने किया। उस टाइम पर कटरीना कैफ और आलिया सोशल मीडिया पर काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स की तरह शो होते थे। इंस्टाग्राम पर उनके एडिट्स वायरल होते थे, इंटरव्यूज़ में दोनों साथ दिखे जाते थे और पब्लिक को लगता था कि उनकी बॉन्डिंग जेन्युइन है। इंस्टाग्राम पर उनके एडिट्स वायरल होते थे, इंटरव्यूज़ में दोनों एक साथ दिखते थे और पब्लिक को लगता था कि उनकी ना ये बॉन्डिंग जेन्युइन है। लेकिन धीरे धीरे वो बॉन्ड फेड हो गया। रीजंस भी ऑब्वियस है। कटरीना ने ना नोटिस किया होगा कि आलिया भट्ट सामने से बबली और चार्मिंग एक्ट करती हैं, लेकिन पीछे से ना उनकी मूवीज़ और अपॉर्चुनिटी स्नैच कर रही हैं। ये रियलाइजेशन नेचुरली किसी को भी हर्ट करेगा। कटरीना और आलिया के फ्रेंडशिप का ना डाउनफॉल के पीछे ये मेजर फैक्टर था। यहाँ से हमें ना आलिया के बिहेवियर के एक पैटर्न दिखाई देता है कि अगर उन्हें लगता है कि वो किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकती हैं, तो वो खुद फ्रंट फुट पर आकर एक्शन लेती हैं। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी होती है और उन्हें लगता है कि डायरेक्ट अप्रोच रिस्की है, तो वो अपनी ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी यूज़ करती हैं। और यहाँ पर करण जौहर का रोल आता है उनके लिए। करण जौहर उनके लिए एक तरह से गॉडफादर की तरह एक्ट करते हैं। वो आलिया के लिए ना स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और बिग प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं और इनडायरेक्टली उन्हें इंश्योर करते हैं कि आलिया इंडस्ट्री में टॉपर बनी रहे। अगर हम कंपैरिजन करें आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा के करियर का, तो डिफरेंस और भी क्लियर हो जाता है कि दोनों ने लगभग सेम टाइम पर बॉलीवुड में डेब्यू किया था। परिणीति ने यशराज बैनर के अंडर अपना करियर स्टार्ट किया था, जबकि आलिया ने धर्मा प्रोडक्शन के अंदर डेब्यू किया था। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो आलिया बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में काउंट होती हैं और उनके पास बैक टू बैक बिग प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं और पब्लिक इमेज भी उनकी स्ट्रॉन्ग है। वहीं परिणीति की सिचुएशन देखो तो उनकी मूवीज़ कभी कभी ही रिलीज होती है और उनका करियर ग्राफ भी रेंट है। यह क्लियरली शो करता है कि इंडस्ट्री में नेटवर्किंग और बैकिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर करण जौहर जैसे पावरफुल प्रोड्यूसर आपके पीछे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आती हैं। बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड हमेशा केयरफुली इवैल्यूएट करते हैं कि उन्हें कौन से सेलिब्रिटी को साइन करना चाहिए। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी बेसिस पर नहीं होता है, बल्कि टाइम स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे कि अक्सर वही एक्ट्रेसेस ज़्यादा एड्स में दिखी जाती हैं जिनकी मूवीज़ रिलीज़ के आसपास होती हैं। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जब किसी एक्ट्रेस की मूवी रिलीज़ होने वाली होती है, तो उस टाइम पर ना पब्लिक प्रेजेंस उनका नेचुरली हाई होता है और ब्रांड्स इसी वेव को राइड करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट भी ज़्यादा ऑडियंस तक रीच करे। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो एक्ट्रेसेस लाइक कृति सेनन, श्रद्धा कपूर, अनन्या पांडे, जानवी कपूर और आलिया भट्ट अपनी मूवी रिलीज़ के टाइम पर एड्स में हैविली विजिबल होती हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरा ना प्लान्ड होता है। इस प्रोसेस में भी नेटवर्किंग का रोल बहुत बड़ा होता है। जब किसी ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है, तो उस टाइम ना सेलिब्रिटी के जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्टिवली रीच आउट करते हैं ताकि वो नए डील सिक्योर कर सकें। ये कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होता है जहाँ पर ब्रांड मार्केटिंग हेड्स और सेलिब्रिटी के मैनेजर्स मिलकर नेगोशिएशंस करते हैं। आलिया इस प्रोसेस को काफ़ी स्ट्रेटेजिकली हैंडल करती हैं। जैसे उन्होंने मूवीज़ के केस में इनडायरेक्टली करण जौहर का इन्फ्लुएंस यूज़ किया है, वैसे ही ब्रांड्स के केस में भी वो अपनी टीम के थ्रू कनेक्शंस बिल्ड करती हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से ब्रांड्स कॉन्ट्रैक्ट सून एक्सपायर होने वाले हैं और वो पहले से ही उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करना शुरू कर देती हैं। इस तरह से वो इंश्योर करती है कि उनका प्रेजेंस हमेशा एक्टिव रहे और रेलेवेंट बना रहे। अगर आपने मूवी हीरोइन देखी है जिसमें करीना कपूर ने काम किया था, तो उसमें ना ये इंडस्ट्री के डायनामिक्स को काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। उसी तरीके से मूवी फैशन में भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन मूवीज़ में ना क्लियरली दिखाया गया है कि फिल्म और एड वर्ल्ड दोनों में ही पावर डायनामिक्स कैसे काम करते हैं। जो सेलिब्रिटीज़ पावरफुल होते हैं, जिनके पास लिंक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बैकिंग होती है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं। वहीं जिनके पास कम पावर होती है वो अक्सर साइडलाइन हो जाते हैं। आलिया का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही लगता है। जब उन्हें लगता है कि वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन से रोल या ब्रांड डील सिक्योर कर सकती हैं, वो खुद एक्शन ले लेती हैं और जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है तो करण जौहर को इन्वॉल्व कर देती हैं एज एन ऑल्टरनेट रूट। इस डुअल स्ट्रैटेजी की वजह से आलिया ने मल्टीपल बिग प्रोजेक्ट्स और टॉप एंडोर्समेंट्स सिक्योर किए हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि नेटवर्किंग और पावर प्ले पर इक्वली डिपेंड करता है। चलिए अब चलते हैं एक और रिसेंट एग्जाम्पल की तरफ जो क्लियरली दिखाता है कि बॉलीवुड में कैसे नेटवर्किंग और कनेक्शन ब्रांड डील्स और अपॉर्चुनिटी डिसाइड करते हैं। ये एग्जाम्पल है शनाया कपूर का। शनाया कपूर अभी ऑफिशियली डेब्यू भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ना उनको एक एस्टैब्लिश ब्रांड ने साइन कर लिया। ये तब हुआ जब वो ब्रांड एक्चुअली किसी और एक्ट्रेसेस को कंसीडर कर रहा था, लेकिन जैसे ही शनाया का नाम आया
और धर्मा प्रोडक्शन के इन्फ्लुएंस का फैक्टर प्ले हुआ। ब्रांड ने ना अपनी ओरिजिनल प्लानिंग चेंज कर दी। उन्होंने उनकी जो प्रीवियस ब्रांड एम्बेसडर थी उनको रिप्लेस कर दिया और शनाया को साइन कर लिया, और वो भी उनके डेब्यू से पहले। इस इंसिडेंट ने क्लियरली दिखाया कि बॉलीवुड में ना आपका सरनेम और बैकिंग कितनी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इंडस्ट्री के पावरफुल सर्कल से बिलोंग करते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आती हैं, चाहे आप टैलेंटेड हो भी या नहीं। ये प्रूव करने की आपको नीड भी नहीं है। और ये वही सर्कल है जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है, क्योंकि जब आउटसाइडर या सेल्फ मेड एक्टर स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने उस एक चांस के लिए, तब इन स्टार किड्स को ना इजीली बिग डील्स मिल जाती है। तो ये सेम चीज़ आलिया के केस में भी हुई है उनके डेब्यू के टाइम। तो चलिए अब बात करते हैं दीपिका की डर्टी पीआर गेम की। तो हुआ क्या था ना, दीपिका एंड संदीप रेड्डी वांगा हैज़ डिसाइडेड कि वो एक कोलैबोरेशंस करेंगे फॉर अ मूवी टुगेदर। और ना इस मूवी से काम करने से पहले दीपिका की जो पीआर टीम थी उन्होंने ना इस मूवी की स्क्रिप्ट के लिए काफ़ी प्रेस भी किया था। एंड शी ऑल्सो शोज हर एक्साइटमेंट दैट शी विल वर्क विद संदीप रेड्डी वांगा। सो आफ्टर सम टाइम जब डिसाइड हुआ ना कि इस मूवी को लेकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दीपिका ने रखे थे, और जो कि संदीप रेड्डी वांगा को लगा कि वो डाइजेस्टिबल है, तो जो टर्म्स कंडीशंस की वजह से दे बोथ हैव डिसाइडेड टू नॉट साइन दिस फिल्म। एंड टू सिमिलरली संदीप रेड्डी वांगा हैज़ डिसाइड टू साइन तृप्ति धिमरी। तो जैसे उन्होंने तृप्ति को ना इस मूवी की न्यू लीड कास्ट अनाउंस किया, तो सेम टाइम ना बैकलैशेस उनको मिलने लगे। काफ़ी लोगों ने ना तृप्ति धिमरी के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनमें से कुछ पर्टिकुलर सीन्स को निकाल कर उनके मीम बनाने लगे, उनको स्लट शेम करने लगे, और ये बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा था और ये काफ़ी ऑब्वियस भी हो रहा था। बट इट जस्ट कि नोबडी वाज रेडी टू टॉक अबाउट दिस। देन संदीप रेड्डी वांगा ना कम इन सपोर्ट ऑफ तृप्ति धिमरी एंड ही कन्फ्रंट कि दीपिका की जो पीआर टीम है वो बहुत ही ज़्यादा, जो दीपिका की पीआर गेम है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो रही है। एंड दे वर लिटरली शेमिंग हर एंड थ्रोइंग इंसल्ट ऑन तृप्ति धिमरी। तो ना संदीप रेड्डी वांगा ने ये भी कॉल आउट किया दीपिका की पीआर टीम को, ये कह के कि ये वर्क एथिक्स नहीं है। एक तो दीपिका ने खुद वर्कआउट किया है फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव हायर्ड अ न्यू फेस एंड दे स्टार्टेड टू शेम ऑन दैट particular heroine just because of she signed the movie which Deepika has rejected। तो ये कॉल आउट करने के बाद ना ये सारा जो शेम था ये बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो गया था, और ये कुछ दिन बाद ये कैंपेन्स आने बंद हो गए थे। और ये दीपिका का ना डर्टी पीआर गेम ही है कि दीपिका और रणबीर के रिलेशनशिप फेस को भी पब्लिकली काफ़ी क्लोजली फॉलो किया गया था, उनका ब्रेकअप और फिर रणबीर का कटरीना के साथ रिलेशनशिप, और फाइनली आलिया के साथ रणबीर की शादी। ये सब ना एक तरह का बॉलीवुड ऑडियंस के लिए ऑनगोइंग सोप ओपेरा बन गया था। पर एक तरीके से दीपिका की पीआर जो डर्टी गेम खेल रही थी वही है कि आज तक रणबीर को बैश किया जाता है फॉर हिज प्रीवियस हिस्ट्रीज ऑफ रिलेशनशिप। सो ये टॉपिक ना बहुत बड़ा है। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो देखा जाए ना, ओवरऑल बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना सिर्फ एक्टिंग और टैलेंट काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पर सर्वाइवल के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, पीआर स्ट्रैटेजीज और समटाइम मैनिपुलेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। दीपिका और आलिया के कंपैरिजन से हमें ये क्लियर मैसेज मिलता है कि ऑडियंस का ट्रस्ट अर्न करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। पब्लिक के सामने आप कुछ भी प्रिटेंड कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा रियलिटी का इंट्यूशन होता है उनमें। तो आपको क्या लगता है कि क्या आलिया भट्ट जेन्युइनली अपने टैलेंट के दम पर टॉप पर हैं, या सिर्फ सक्सेस के पीछे पावरफुल कनेक्शन और मैनिपुलेशंस का हाथ है? और क्या आपको लगता है कि दीपिका और आलिया के बीच में ये राइवलरी रियल है या फिर मीडिया और पीआर टीम्स का क्रिएट किया हुआ नैरेटिव है? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स in the comment box. I love to hear from you. So that's it for this video. If you like this video, please do not forget to like, comment, share and subscribe to Tea and Talks. I'll see you in the next one. Thank you.